क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के हर स्विच में बिजली कहां से आती है? और जो थर्मल प्लांट होते हैं वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर के विशाल इलाके में फैले होते हैं। और आज हम समझेंगे कि कोयले से लेकर आपके घर तक बिजली पहुंचने का पूरा सफर क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और आज इस जटिल इंजीनियरिंग को बेहद आसान और दिलचस्प तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। देखो यहाँ पे बात की तो सबसे पहले हम देखेंगे कोयला प्रबंधन, अर्थात ट्रेन से लेकर पाउडर बनाने तक, अर्थात जो यहाँ पे कोयला आएगा उस कोयले को कैसे पाउडर तक बनाया जाता है इसको हम पहले समझेंगे। फिर हम देखेंगे बॉयलर और भट्ठी, अर्थात आग से स्टीम तक बनने की प्रक्रिया, अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं आग बहुत तेजी से जलाई जाती है जहां पे स्टीम बनती है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे टरबाइन और जनरेटर, अर्थात भाप की ताकत से बिजली का निर्माण, अर्थात यहाँ पे टरबाइन पे बात करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से भाप यहाँ पे जो बिजली में कन्वर्ट हो जाती है। और हम देखेंगे वाटर साइकिल, अर्थात कंडेंसर और कूलिंग टावर कैसे काम करते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये तीन मुख्य चक्र, अर्थात कोयला, पानी और बिजली का शानदार तालमेल है जिसकी सहायता से बिजली बनती है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी पावर प्लांट का 50% से अधिक जो हिस्सा होता है उसके क्षेत्र का, वहां पे केवल कोयला रखने के लिए काम में आता है। अर्थात मान लो कि अगर कोई भी 5 हेक्टेयर की जगह है तो वहां पे 2.5 हेक्टेयर में लगभग तो केवल कोयला रखा जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कोयला बहुत ही मात्रा में पावर प्लांट के अंदर रखा जाता है। बिजली कभी कटे नहीं, इसलिए यहाँ 1.5 मिलियन टन लगभग 40 दिन का कोयला स्टॉक रखा जाता है। अर्थात जो पावर प्लांट होते हैं वो अपने पास कोयला का भंडारण बहुत ही ज्यादा रखते हैं, जिससे अगर मान लो 1-2 दिन कोयला ना भी है तो भी वो 40 दिन तक बिना कटे बिजली की आपूर्ति कर सके। और मालगाड़ियों से लाया गया कोयला कोल यार्ड में विशाल मशीनों द्वारा खाली किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेनें आती हैं, उनके कोयले को यहाँ पे बहुत ही आसानी से खाली कर लिया जाता है। विशेष रोटरी मशीनें ट्रेन के पूरे डिब्बों को पलटकर पल भर में खाली कर देती हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जो कि ट्रेन के डिब्बे को पलटकर पल भर में खाली कर लेती हैं। यहाँ से कन्वेयर बेल्ट इस कोयले को पूरे प्लांट में आगे भेजता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक कन्वेयर बेल्ट लगी होती है जिससे कोयला जो आगे धीरे धीरे पहुंचता रहता है। अब बात करते हैं तो ये कन्वेयर बेल्ट से कोयला सबसे पहले क्रशर मशीन में जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रकार से ये क्रशर मशीन बनी होती है। इस क्रशर इस बड़े कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। देखो यहाँ पे बड़ा बड़ा कोयला गिरता है, इस छोटे बड़े बड़े कोयले को ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और यहाँ फिर इसके बाद इसे बाउल मिल में भेजा जाता है। और ये फिर क्या आती है, बाउल मिल। यहाँ पे क्या होता है, कोयला को पीसकर एकदम बारीक और टलम पाउडर जैसा बना दिया जाता है। और पाउडर बनने से कोयला बिना बर्बादी के पूरी तरीके से अच्छा जल जाता है। कन्वेयर बेल्ट से सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे एक क्रशर मशीन में डाला जाता है। क्रशर मशीन बड़े बड़े पत्थरों को छोटा छोटा करती है। फिर इसके बाद यहाँ पे कोयले को एक मिक्सिंग मशीन में, पीसने वाले मशीन में डाल दिया जाता है, जो कि बिल्कुल एक पाउडर की तरीके से यहाँ पे बना के निकाल देता है, जिससे कोयला पूरी तरीके से हम लोग लगभग उसको यूज कर सकते हैं। अब इस पाउडर वाले कोयले को बॉयलर की भट्टी में जलाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉयलर भट्टी है, इसमें देख सकते हैं ये कोयला यहाँ से इंटर किया जा रहा है, इधर से भी इंटर किया जा रहा है। तो यहाँ पे बॉयलर एक विशाल जो होती मशीन होती है जिसमें चारों ओर पानी से भरी पाइप होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी इसके अंदर आपको पाइप्स दिखाई दे रही होंगी। इस पाइप में क्या होता है, पानी भरा रहता है। जब कोयला जलता है तो उसकी बाहरी जो होती भारी राख वो नीचे बैठ जाती है और राख भी यहाँ पे जो होती है बहुत सारी आग जो होती है वो नीचे बैठती रहती है और हल्की राख धुएं के साथ ऊपर उड़ने लगती है, जिससे फ्लाई ऐश कहा जाता है। और यहाँ पे जो हल्की राख होती है वो ऊपर उड़ती है, जिसे हम फ्लाई ऐश कहते हैं। इस भयंकर आग से पाइप के अंदर मौजूद पानी उबलने लगता है और यहाँ पे बहुत तेजी के साथ आग जल रही होती है, जिस कारण से यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, जिस कारण से यहाँ पे जो पानी भरा होता है इन पाइप के अंदर वो यहाँ पे बॉयल अर्थात उबलने लगता है। उड़ने वाली फ्लाई ऐश जो होती है उसे हवा को बहुत अधिक प्रदूषित कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो सीधे हवा यहाँ से था तो जब यहाँ पे कोयला जलाया जा रहा है
तो इस कोयले से जो ऊपर धुआं निकल रहा है वो अगर डायरेक्ट वातावरण में चला जाए तो बहुत ज्यादा वातावरण को प्रदूषित कर सकता है। इससे बचने के लिए इसलिए चिमनी से धुआं निकलने से पहले इसे ESP अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर मशीन से गुजारा जाता है। यह मशीन अपने मैग्नेटिक पावर से धुएं में मौजूद हानिकारक धूल कणों को चिपका कर अलग कर देती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखो यहाँ पे धूल के कण क्या होते चिपकने लगे हैं। इस प्रकार से यहाँ पे साफ धुआं बाहर जाता है और यहाँ पे जो इसमें गंदे बहुत सारे धूल कण होते हैं हानिकारक, उनको ये चिपका लेती है। इसके बाद इस साफ धुएं को ऊंची चिमनी के रास्ते हवा में छोड़ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये एयर में यहाँ पे इसको छोड़ दिया जाता है। नीचे बची जो बॉटम एज को निकालकर सीमेंट कंपनियों को भेज देता है। इसके बाद यहाँ से नीचे निकाला जाता है और इसको जो होता है सीमेंट कंपनियों के पास भेज दिया जाता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, पानी को बॉयलर से भेजने से पहले उसे इकोनोमाइजर से गुजारा जाता है। अब इकोनोमाइजर क्या होता है इस पे बात करें तो इकोनोमाइजर बॉयलर से निकलने वाली धुएं या धुएं की बची हुई गर्मी का इस्तेमाल करता है, अर्थात जो धुएं से बची हुई गर्मी है उसको भी एक पास करता है। जो धुआं निकल रहा था उससे इसको गुजारा जाता है। या ठंडे पानी को मुख्य भट्टी में जाने से पहले ही थोड़ा गर्म कर देता है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जो पानी यहाँ से जैसे मान लो ये पानी गुजारा जा रहा था, ठीक, तो यहाँ पे इकोनोमाइजर जो होता है यहाँ पे जो भट्टी जल रही थी उसकी जो यहाँ पे गर्म हवाएं थी उसको इसमें से गुजारते, जिससे पानी थोड़ा सा हल्का पहले गर्म हो जाता है, फिर इस पानी को मेन भट्टी के अंदर पास किया जाता है। इससे प्लांट के ईंधन की भारी बचत होती है और यह प्रक्रिया इकोनॉमिकल बन जाती है। इसके बाद यह पहले से गर्म पानी बॉयलर के मुख्य हिस्से में उबलने के लिए भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पे जैसे धुआं इसके अंदर आया था तो पानी का निकास यहाँ से, पानी यहाँ से प्रवेश करता है और पानी का निकास यहाँ से भी निकल जाता है, इधर भी निकाला था। तो यहाँ पे धीरे धीरे पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है, फिर इसको मेन भट्टी में भेजते हैं जिससे पानी वहां पे और काफी तेजी के साथ में गर्म होने लगता है। अब बात करते हैं तो बॉयलर के ऊपरी हिस्से में उबलता हुआ पानी सुपर हीटेड स्टीम बन जाता है और यहाँ पे पानी जो होता है बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। इस भाप का तापमान बात करें तो लगभग 540 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक इसका होता है। इस भाप में इतनी ताकत और दबाव होता है कि यह लोहे को भी फाड़ सकती था। तो यहाँ पे इतना ज्यादा दबाव और इसके अंदर ताकत आ जाती है कि ये किसी भी लोहे के पाइप वगैरह को फाड़ सकता है। इस अत्यधिक दबाव वाली भाप को मोटे पाइप के जरिए आगे भेजा जाता है और इसको बहुत ही ज्यादा एक मोटे पाइप से आगे की तरफ भेज दिया जाता है। अब इस खतरनाक भाप का एकमात्र लक्ष्य होता है विशाल टरबाइन को तेजी से घुमाना। अब थोड़ा सा टरबाइन पे बात करते हैं तो यह सुपर हीटेड स्टीम टरबाइन के ब्लेडेड पर बहुत भारी दबाव था 250 किलो प्रति ब्लेड डालती है, बहुत ज्यादा दबाव डालती है। इस दबाव के कारण टरबाइन मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा होता है, हाई, इंटरमीडिएट और लो प्रेशर। अर्थात टरबाइन यहाँ पे आप देखेंगे तो टरबाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक जो होता है हाई होता है, फिर ये बीच का इंटरमीडिएट होता है और लास्ट का जो होता है लो होता है। जब यह भाप टरबाइन में प्रवेश करती है तो उसे जो होता है लगभग 3000 आरपीएम अर्थात रिवॉल्व पर मिनट की रफ्तार से इसे नचाती है। टरबाइन ही पूरे थर्मल पावर प्लांट का असली हार्ट माना जाता है। इसके घूमने से इसके बीच में लगी मुख्य रॉड जो होती है अर्थात शाफ्ट भी बहुत तेजी के साथ में घूमने लगती है, जो कि यहाँ पे आप शाफ्ट देख सकते हैं, ये शाफ्ट बहुत तेजी के साथ घूमने लगती है। अब टरबाइन की घूमने वाली शाफ्ट सीधे अल्टरनेटर से जुड़ी होती, जिसको आपने शादी बारातों में देखा होगा कि जो जनरेटर होता है उस जनरेटर के आगे एक अल्टरनेटर लगा होता है, तब वहां पर जनरेटर चालू होता है तब मशीन जो उसकी होती है इंजन वो चालू होता है तो उसका शाफ्ट अल्टरनेटर से जुड़ा होता है, इससे अल्टरनेटर रोटेट होने लगती है। और अल्टरनेटर के अंदर जो होता है विशाल चुंबक और कॉपर वायल्स इसके अंदर होती है। फैराडे के नियम के अनुसार जब तारों का गुच्छा चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घूमता है तो उन तारों में खुद ब खुद करंट यानी बिजली पैदा होने लगती है। अर्थात यहाँ पे मैग्नेट जो होते हैं वो चारों तरफ लगे रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी जो होती है क्वाइल्स होती है जो कि कॉपर वगैरह की बनाई जाती है और ये जब शाफ्ट ये रोटेट करता है इस प्रकार से तो यहाँ पे क्या होती है ये क्वाइल भी रोटेट होने लगती है, जिस कारण से बाहर मैग्नेटिक चुंबक जो होता है स्थिर होता है, जिस कारण से यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई क्वाइल चेंज होती है तो क्वाइल के अंदर ऑटोमेटिक एक जो होती है यहाँ पे विद्युत धारा
बहने लगती है। इस वैज्ञानिक चमत्कार से टरबाइन की यांत्रिक ऊर्जा बिजली में बदल जाती है और यहाँ पे जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा था, टरबाइन जो घूम रही थी वो यांत्रिक ऊर्जा थी, लेकिन जैसे इसको अल्टरनेटर से कनेक्ट किया जाता है तो यहाँ पे इसकी यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो एक इलेक्ट्रिकल ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अल्टरनेटर जो बिजली बनाता है उसे सीधे आपके घरों तक नहीं भेजता है और ध्यान रखें जो अल्टरनेटर ने अभी करंट बनाई थी वो डायरेक्ट हमारे घरों तक नहीं आती है। इसे सबसे पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर में भेजा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक प्रकार से स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। यह ट्रांसफार्मर बिजली के वोल्टेज को बढ़ाकर लगभग बहुत ज्यादा कर देता है, जो कि करोड़ों के हिसाब से वोल्टेज तक कर देता है। इतने हाई वोल्टेज की वजह से बिजली बिना रास्ते में बर्बाद हुए दूर के शहरों तक आसानी से पहुंच जाती है। इसके बाद इसे हाई ट्रांसमिशन लाइंस के जरिए या लोकल ग्रिड तक आ जाती है। इस प्रकार से आपने देखे भी होंगे बहुत सारे खंभे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 220 केवी अर्थात किलो वोल्ट का वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होता है, जो कि बहुत ही हाई वोल्टेज होता है और ये धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं तो टरबाइन घूमने के बाद जो भाप बचती है उसे हवा में नहीं उड़ाया जाता है। टरबाइन के ठीक नीचे एक कंडेंसर मशीन लगी होती है। यह कंडेंसर ठंडे पानी की मदद से उसे बची हुई थर्म भाप को फिर से पानी में बदल देती है। अर्थात यहाँ पे जो भाप बन रही थी, जो टरबाइन को घुमाने के बाद भाप बचती है, उसे फिर से ठंडा करके पानी के अंदर बदल दिया जाता है। इस पानी को वापस बॉयलर में भेज दिया जाता है ताकि पानी बर्बाद ना हो। अगर इसको हम सीधे पानी को ठंडा नहीं करेंगे और वातावरण में छोड़ देंगे तो पानी की यहाँ पे बहुत ज्यादा कमी होगी, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा मात्रा में बॉयल होके बाहर उड़ जाएगा। लेकिन इसको ठंडा कर लिया जाता है जिससे पानी यहाँ पे कम नहीं पड़ता है। यह पूरी प्रक्रिया थर्मल प्लांट के वाटर साइकिल का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। और थोड़ा सा बात करें तो कंडेंसर में भाप को ठंडा करने के लिए जो पानी इस्तेमाल हुआ है वह खुद गर्म हो जाता है। उसे ठंडा करने के लिए प्लांट के बाहर विशाल कूलिंग टावर बनाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। गर्म पानी को इस खोखले टावर के ऊपर से फुहारे की तरह नीचे गिराया जाता है और प्राकृतिक और ठंडी हवा इसे ठंडा कर देती है। टावर के ऊपर से निकलने वाला सफेद धुआं असल में पानी की भाप ही होता है। जो पानी यहाँ पे कम हो जाता है उसे उसकी भरपाई नदी के पानी को डैम में प्लांट में साफ करके की जाती है। अर्थात यहाँ पे जो पानी अगर थोड़ा बहुत भाप के रूप में उड़ जाता है तो उसे पुनः नदियों की सहायता से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नदियों की सहायता से या डैम की सहायता से यहाँ पे पानी की पुनः भरपाई कर दी जाती है। एक सफल पावर प्लांट की 3 मास्टर चक्रों पर काम करता है। इसमें कौन कौन से 3 चक्र होते हैं? सबसे पहला होता है कोल साइकिल, अर्थात कोल यार्ड से बॉयलर तक और अंत में राख का निपाटन करता है। फिर यहाँ पे वाटर साइकिल, रिजर्वायर से बॉयलर, भाप से टरबाइन और कंडेंसर से वापस बॉयलर। करंट साइकिल, टरबाइन से अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर और फिर आपके शहर तक। इन तीनों का सटीक और निरंतर तालमेल ही बिना रुके बिजली का उत्पादन सुनिश्चित करता है। तो आज हमने डिटेल से समझा किस प्रकार से बिजली बनती है। तो आपने कोयले की राख से टरबाइन की रफ्तार तक की कहानी कितनी शानदार आपने देखी। हमारी एक स्विच दबाते ही सुविधा के पीछे इंजीनियरों के दिन रात की मेहनत छिपी होती है। थर्मल पावर प्लांट विज्ञान और यांत्रिकी का एक अद्भुत संगम है। अगली बार जब घर का बल्ब जले तो क्या विशालकाय मशीनों को जरूर याद कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके विषय में आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।